Hello class 10th. हम आ गए अपनी द रॉलेट एक्ट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द टर्म 2 एग्ज़ाम. सो द रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा एक्ट था जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था. और क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जितने भी राइट्स होते हैं एक इंसान के, कि उसको अगर अरेस्ट किया जाता है या उसको सस्पेक्ट माना जाता है किसी क्राइम के लिए, तो वो अपने बिहाफ पे अपनी सेफ्टी के लिए किन चीज़ों को कर सकता है. लेकिन इस एक्ट में उन सारे राइट्स को छीन लिया गया था. तो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. एम्बोल्डेंड विथ दिस सक्सेस, मतलब जो भी हमने लास्ट में सत्याग्रह पढ़े हैं अभी, कि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इतने सत्याग्रह के बाद गांधी जी कहीं ना कहीं बहुत एम्बोल्डन फील कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे अपनी चीज़ों को लेके. गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोटेस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1909. तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको याद करना है रॉलेट एक्ट कब आया था. 1919 में. दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. ये एक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया था या कहाँ पे बनाया गया था, पास किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी वहाँ पर. उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास इनार्मस पावर, बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, जिनसे वो कंट्रोल कर सकते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को. एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. और उस एक्ट की वजह से, रॉलेट एक्ट की वजह से, उनको पावर मिल गई थी कि वो किसी भी लीडर को, किसी भी पर्सन को, पॉलिटिकल पर्सन को वो प्रिजन में, जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. और बिना किसी ट्रायल के, मतलब अभी हमें ट्रायल का मतलब आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि वो अपनी अपनी बात कहता है, और जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी बात, अपनी रिपोर्ट रखता है. उसके बाद जो जज होता है वो डिसाइड करता है कि ये पर्सन अरेस्ट करने के लिए है सुटेबल या नहीं है. तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने या किसी के सामने प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस को लगा कि ये जो पर्सन है ये है नहीं, सही नहीं है, और हमें इसे अरेस्ट करना चाहिए, तो वो उसे अरेस्ट करके डिटेन कर सकते थे मिनिमम 2 years के लिए. मतलब कोई उनको कोई पूछने वाला नहीं कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया, इस पर्सन के लिए को. It gave the government enormous power, repressed political activities and allowed detention prisoners without trial for 2 years. तो ये अगर पूछा जाता है कि what is the Rowlatt Act, you have to write from of this answer. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience movement against such unjust law. गांधी जी चाहते थे कि वापस से एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाए इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट, विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑफ 6 अप्रैल. और हालांकि उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट भी कर दिया 6 अप्रैल को हड़ताल के रूप में. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़. हर सिटी में, लगभग इंडिया की जो जितनी भी उस टाइम पे बड़ी सिटीज़ थी, वहाँ पे रैलीज़ ऑर्गेनाइज करी जाने लगी. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन अ रेलवे वर्कशॉप. जो वर्कर्स थे वो रेलवे वर्कशॉप के वो स्ट्राइक पे जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेज़ी से ये गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक वर्कशॉप थी वो रेलवे की चलती थी. तो उनके वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे जाने लगे. शॉप्स क्लोज डाउन. दुकानों को बंद किया जाने लगा. आर्म बाय द alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be dispersed. और जिस चीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स अपना कम्युनिकेशन करते थे, रेलवेज़ के थ्रू करते थे, उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया गया. वो चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी ब्रिटिशर्स के लिए. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू काम डाउन ऑन नेशनलिस्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा दबाया जाए, शांत किया जाए. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, अमृतसर में जहाँ की बहुत ज़्यादा रैलीज़ हो रही थी या बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से को फॉलो कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को पिक कर लिया, उठवा लिया. एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंट्रिंग दिल्ली. और दिल्ली में गांधी जी को एंट्री करने के लिए बैन कर दिया गया.
10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। और अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था जिसपे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 10th अप्रैल को फायर करवा दिया। वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। और जो लोग ये कह के कि वहाँ वो लोग बैंक में, पोस्ट ऑफिसेज में या रेलवे स्टेशन पे अटैक करने वाले थे। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। और उस टाइम पे जो मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ मतलब ये प्रोसेशन जब हुआ या ये जो रैलीज चल रही थी इनको दबाया गया तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। अब मार्शल लॉ क्या होता है? जब मिलिट्री रूल, मतलब जो पुलिस है उसको बिल्कुल उसके काम को रोक दिया जाता है और जो मिलिट्री रूल है वो सिविल प्लेसेस में चलने लगता है, जो मतलब शहर हैं या जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर मिलिट्री के पावर्स चलने लगते हैं, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो जनरल डायर ने इस चीज़ की कमांड अपने हाथ में ली। ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और उसी के चलते 13th अप्रैल को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। और उस दिन बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, गैदर हुए थे। Some came to protest against the government new repressive measures। कुछ लोग तो इकट्ठा हुए थे कि जो अगेंस्ट जो ये रॉलेट एक्ट आया है इसके अगेंस्ट में। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। लेकिन कुछ लोग बैसाखी फेयर के लिए भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, गैदर हुए थे। Being from outside the city, many villages were unaware of the martial law that had been imposed। बहुत सारे लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अमृतसर सिटी के बाहर से, मतलब गांव के एरिया से भी आए थे, तो उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है अमृतसर में। Dyer entered the area, blocked the exit point, opened fire on the crowd, killing hundreds। डायर, वो जो जलियांवाला बाग का जो एरिया है, आपने शायद कहीं फ़ोटोज़ में, इमेजेस में कहीं देखा होगा, उसका एक ही एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट था। वहाँ पे उन्होंने अपने शोल्जर्स के साथ कवर कर लिया उस एग्ज़िट पॉइंट को और ओपन फायर, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। और उन्होंने इस चीज़ में बड़ी अपने आप को शाबाशी दी या बहुत गर्व से इस बात को कहा कि आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। मैं एक मॉरल इफेक्ट देना चाहता था लोगों को कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर हमारे बारे में नहीं समझोगे तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं अपने कानून को या अपने लॉ को मनवाने के लिए। टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। और ये चीज़ उन्होंने इसलिए कही थी कि ये जो सिटीज़ में हड़ताल हो रही थी, स्ट्राइक पे जा रहे थे सत्याग्रहीज, तो इस चीज़ को लोगों को टेरर मन में लाने के लिए। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, जैसे ये खबर हर जगह फैली कि ऐसा ओपन फायर किया गया है, तो बहुत सारे लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े ब्रिटिश जो पुलिस थे वहाँ होने लगे और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी अटैक करने लगी। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन। और गवर्नमेंट तो और ज़्यादा रिप्रेस करने लगी, मतलब उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी कि हमने ये गलत किया, बल्कि और रिप्रेस करने लगे और दबाने की कोशिश करने लगे। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। और लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सत्याग्रहीज थे उनकी नाक को वो बोलते थे कि आप सड़क पर ग्राउंड में अपनी नाक को रगड़ो। क्रॉल्स ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब घुटने के बल सड़कों पर चलो। एंड सलाम टू द ऑल साहिब। साहिब मतलब जो ब्रिटिश आर्मी के पर्सन हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सलाम करो। पीपल वर फ्लोज्ड एंड विलेजेस अराउंड द
गुर्जनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। अब लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और लोगों ने क्या किया, कुछ गांव के लोगों ने कि वहाँ पर बॉम्ब फेंक दिया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और ये सारा वायलेंस देख के सब जगह कि लोग इतने वायलेंट हो रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. और जैसे ही गांधी जी ने इस एक्ट को वापस इस स्ट्राइक को वापस लिया, लोगों में जो ये वो पूरे नेशन में जो फैल रहा था, पूरे भारत में, वो सिर्फ कुछ सिटीज़ में ही सिमट के रह गया। महात्मा गांधी नाउ फेल टू नीड अ लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी ने सोचा कि नहीं, ये छोटे मोटे मूवमेंट करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक ऐसा वाइड स्प्रेड मूवमेंट करना होगा जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। और उनको एक बात और समझ में आ गई थी कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो मुस्लिम का है, तो हम जब तक मुस्लिम्स को और हिंदू को एक साथ नहीं लाएंगे, हम किसी भी बड़े मूवमेंट को नहीं रन कर सकते। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप खिलाफत इशू। और इसीलिए उन्होंने खिलाफत इशू को अपने साथ मिलाने का निर्णय लिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। और जैसे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ऑटोमन टर्की हारने वाले ग्रुप में था, वो हार गया था। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर। और ऐसे रूमर्स दुनिया में फैल रहे थे कि जो ऑटोमन एम्पायर हैं वो हार गए हैं, तो उनके ऊपर जो जीती हुई कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है, रशिया है, वो लोग बहुत हार्श ट्रीटी, बहुत अपने जो अग्रीमेंट करवाएंगे वो बहुत ही कड़क होगा, बहुत हार्श होगा उनके लिए। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो जो ऑटोमन टर्की में जो इस्लाम के जो हेड होते हैं वो रहते थे खलीफा, जिनको कि खलीफा कहा जाता था। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919। तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया था कि मार्च 1919 में खिलाफत एक कमेटी बनाई गई थी कुछ मुस्लिम्स के थ्रू, जो बॉम्बे में क्रिएट की गई थी। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक अ ब्रदर्स मोहम्मद एंड शौकत अली। और इसके लीडर्स, उस खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन बने थे जो बॉम्बे में कमेटी थी? मोहम्मद एंड शौकत अली। Begin discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issues। और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस इशू को, खिलाफत मूवमेंट को बढ़ाने की बात करी। Gandhi ji saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a united national movement। और गांधी जी को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि इधर इनको भी ब्रिटिशर्स से नाराज़गी है और हमको भी ब्रिटिशर्स से नाराज़गी है, हमें भी मूवमेंट करना है, तो क्यों ना खिलाफत मूवमेंट को हम अपने मूवमेंट के साथ, नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज कर लें। एट कैलकटा सेशन of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of need to start a non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as for Swaraj। गांधी जी ने बताया, या लोगों और भी नेता जो मिनिस्टर्स थे उस टाइम के लीडर्स थे, उन सबको समझाया 1920 के कलकत्ता सेशन में कि देखो, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स का है, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हम इन दोनों मूवमेंट को मिला देंगे तो हमारा स्वराज मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, है ना, खिलाफत मूवमेंट भी चलता रहेगा और उसके साथ साथ हमारा हिंदू जो नेशनल मूवमेंट है ये भी चलता रहेगा। दिस इज़ द पैरा जिसकी आपको जो इम्पोर्टेंट है, रॉलेट एक्ट है और खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग है। हेड जो है खिलाफत मूवमेंट का वो है कहाँ पर? हेड ऑफिस बॉम्बे में था 1919 में, जो कि बनाई गई थी। चलिए मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वाई नॉन कॉपरेशन।